हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जो है वो त्वरण के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर त्वरण के बाद में, जैसे कि मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम जो है वो चाल और वेग के जो है वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास को आज की क्लास में मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो एक टॉपिक पढ़ाऊंगा त्वरण, फिर इसके बाद में जो है हम एग्जाम्पल लेंगे। क्लियर है? ओके। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक क्या पढ़ लिया है, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने जो है वो दूरी के बारे में पढ़ लिया है, हमने विस्थापन के बारे में पढ़ लिया, हमने चाल के बारे में पढ़ लिया और साथ में हमने वेग भी पढ़ लिया था। तो आज हम जो है वो चाल और वेग के न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं जो है वो त्वरण पढ़ा देता हूँ, फिर जो हम सभी के क्वेश्चन जो है साथ में लेंगे। तो आज की क्लास और कल की क्लास में भी मैं जो है वो इन्हीं के न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। तो 2 दिन हमारी क्लास जो है वो ऐसे ही रहेगी। तो आज हम पहले त्वरण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे और कल की क्लास में हम सारे जो है वो त्वरण, वेग, चाल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम अपना जो है वो फर्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, जो है क्या? त्वरण। और त्वरण के बारे में आप जो है वो पढ़ चुके हो, 9 में पढ़ा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा, बता दीजिए। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, बता तो नहीं सकते आप, लेकिन पता होना चाहिए आपको। तो त्वरण क्या क्या है, किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। यानी कि जैसे आपको पता होगा कि मैंने आपसे पूछा था कि कल की क्लास में कि वेग क्या होता है, तो आपने क्या कहा था? विस्थापन में परिवर्तन की दर, ये होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि चाल क्या होती है, तो आपने कहा था कि दूरी में परिवर्तन की दर, ये चीज है। अगर आपको चाल पूछे तो आप जो है वो दूरी बटा समय लिखिए, ये करते हैं। और अगर आपको वेग पूछे तो आप क्या करते हो? विस्थापन बटा समय करते हो। तो इस तरीके से त्वरण अगर आपसे पूछे तो त्वरण क्या होता है? वो होता है वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग बटा समय। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब वेग, तो वेग बराबर, सॉरी, त्वरण, त्वरण बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर होगा आपके पास में वेग बटा समय। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका त्वरण को हम किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं, और वेग को हम v से लिखते हैं, और डिवाइडेड बाय समय को हम t से लिखते हैं, टाइम। ठीक है, ओके। तो ये तो पता चल गया हमें कि त्वरण क्या होता है, कि वेग में परिवर्तन की दर को हम जो है वो किसी भी वस्तु के, है ना, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। ओके, अब इसके बारे में जो है हम कुछ छोटी छोटी चीजें जो पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम बात करें इसकी ऐसे इकाई, इसकी ऐसे इकाई क्या होगी? इसकी ऐसे इकाई, तो ऐसे इकाई देखो ध्यान से, वेग, वेग की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम, टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड ये कैंसिल मत कर देना, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1 समझो, अरे बात समझ में, ये अंश और ये हर है, तो बटे में अंश और ये हर, तो 1 m से मल्टीप्लाई हो जाएगा और s s से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। कई लड़के क्या करते हैं ना, अंग्रेज बन जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं? s से s काट देते हैं, तो अपने को अंग्रेज नहीं बनना, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? सो मीटर पर सेकेंड इसको। और ये पता भी होगा, कई लोगों को पता होगा कि जो त्वरण होता है, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है ना, वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इसकी क्या होती है? इकाई होती है। क्लियर? ओके। अब बात करें कि ये सदिश राशि है या अदिश राशि। जैसे आपको पता होगा कि चाल जो है वो, चाल क्या है? अदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे वेग की बात कर रहे हैं। हमारे पास में जब ये वेग है तो वेग क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो इसका मतलब त्वरण भी क्या होगी? सदिश राशि होगी, क्योंकि त्वरण किससे रिलेट कर रहा है? वेग से कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। तो जैसे कि आपको पता होगा, हमने चाल और वेग के अंदर हमने 2 चीजें और पढ़ी थी। हमने पढ़ा था औसत चाल पढ़ी थी और ताक्षणिक चाल पढ़ी थी। उसके बाद में हमने जो है वो वेग के अंदर क्या पढ़ा था? वेग में भी हम सेम ऐसे ही पढ़ा था कि औसत वेग और ताक्षणिक वेग पढ़ा था। तो यहाँ पे भी हम जो है वो, माय डियर स्टूडेंट, हम औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण भी पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, सो बढ़ते हैं आगे हम अपने अगले टॉपिक पे। इसी का ही वो है हमारे पास में क्या? औसत, औसत त्वरण, औसत त्वरण। ठीक है ना? जिसको हम किससे लिखेंगे? ए एवरेज से लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर हमारे पास में, मैं आपसे पूछूं कि त्वरण जो है वो आपके पास में कौन सी है? सदिश राशि है। तो इसका मतलब सदिश को हम किससे लिखते हैं?
अगर कोई सदिश राशि होती है उसके ऊपर हम किसका साइन लगाते हैं, इस एरो का साइन लगाते हैं। इस एरो को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। अरे बात समझ में, क्योंकि सदिश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये ए सदिश पढ़ा जाता है और ये बी सदिश पढ़ा जाता है। अच्छा, टी पे क्यों नहीं लगाया, समय पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि समय एक अदिश राशि है, और अगर कोई राशि अदिश होती है तो उस पर जो है वो हम कभी भी एरो का साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास में क्या, औसत त्वरण। अब औसत त्वरण क्या होता है, जैसे आपको पता होगा औसत चाल और औसत वेग पढ़ा था। औसत चाल क्या होती थी कि कुल दूरी बटा कुल समय। सारी बात समझ में। इस तरीके से हमने वेग पढ़ा था। वेग क्या होता था, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो इस तरीके से त्वरण क्या हो जाएगा हमारे पास में कि वेग में परिवर्तन या कुल वेग बटा कुल समय। ठीक है ना। तो परिभाषा इसकी कैसे हो जाएगी, तो किसी वस्तु की एकांक समय में कुल वेग में परिवर्तन, एकांक समय में कुल वेग में परिवर्तन को उस वस्तु का औसत त्वरण कहते हैं। आप चीजें समझ पा रहे हैं, क्लियर। तो देखो क्या हो जाएगा औसत त्वरण क्या होगा, तो इसको हम किसे लिखेंगे, ए एवरेज से लिखते हैं। तो औसत त्वरण ये हो जाएगा आपके पास में कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय। यह समय में परिवर्तन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए एवरेज, ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, एरो का साइन लगा लेंगे। अब डेल्टा V को हम कैसे लिखते हैं, V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी को हम कैसे लिखते हैं, T2 माइनस T1। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब समझते हैं इसका क्या है। ठीक है, कि मान लीजिए कि किसी भी वस्तु का T1 समय पे वेग कितना V1 है और T2 समय पे वेग कितना है V2 है। तो हमें पूछा जाएगा उसका एवरेज कितना है, तो एवरेज हम क्या करेंगे, V2 में से V1 को माइनस कर देंगे और डिवाइडेड बाय T2 में से T1 माइनस कर देंगे। ऐसे तो हम जो है एवरेज निकालते हैं। क्लियर। तो ये तो था आपके पास में त्वरण, ये आपके पास में औसत त्वरण। तो औसत त्वरण क्या होता है कि किसी वस्तु के एकांक समय में कुल वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु के औसत वेग, जो औसत त्वरण बोलते हैं। ठीक है, औसत त्वरण आपके पास में ऐसा होता है कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। तो ये तो हो गया औसत त्वरण। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं ताक्षणिक त्वरण। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण, तो आपको पता होगा कि जैसे हमने ताक्षणिक चाल पढ़ा था, ताक्षणिक चाल क्या होते थे, तो किसी वस्तु की निश्चित समय या क्षण पर चाल को क्या बोलते थे, ताक्षणिक चाल बोलते थे। इसी तरीके से वेग, ताक्षणिक वेग क्या होता था, तो किसी वस्तु का निश्चित समय या क्षण पर वेग हम क्या बोलते थे, ताक्षणिक वेग बोलते थे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी किसी वस्तु का निश्चित समय या क्षण पर त्वरण उस वस्तु का ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। यानी कि जैसे इसका ताक्षणिक त्वरण का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ ले जाऊं कि बताओ कि किसी भी वस्तु का 2 सेकंड पर क्या त्वरण है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ताक्षणिक। किसी निश्चित समय जो है वो क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, मतलब समय अंतराल बिल्कुल भी 0 है, मतलब हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे 10 सेकंड में बताओ कि कार का जो है वो त्वरण क्या है, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें होती है, जब आपको पता है कि यहाँ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि यहाँ समय अंतराल क्या होता है, बिल्कुल ही 0 के जो आसपास होता है। तो यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया इसका तरीका लिखने का, कि जो आपके पास में एवरेज जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट लगा लेते हैं। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा वी बाई डेल्टा टी।
और जब भी आपको पता लिमिट लगती है तो आपके पास में वो फलन जो है वो कैसे बदल जाता है, वो उसका अवकलन हो जाता है, यानी कि हो जाएगा आपके पास में क्या, dv/dt। अभी आप ये चीजें याद रखो, मैथ्स थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये मैथमेटिक्स है यहाँ पे, और मैथ्स वाले बिल्कुल ही आप ये पढ़ोगे 11th में लिमिट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो ध्यान रखना जब भी लिमिट लगती है, तो बायोलॉजी वाला आप ध्यान रखना, सिर्फ इसको अभी दिमाग में रखो कि जब लिमिट लगती है तो क्या हो जाता है, उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। अभी मैं डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, ठीक है ना, ये कैसे डिफरेंशिएशन करता है अभी सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप दिमाग में रखो, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, ओके। अच्छा एक चीज मैं और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमें पता है कि ये v इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt होता है। हमने कल ही पढ़ा था, कल के लेक्चर में पढ़ा था dx/dt लास्ट क्लास में। तो इसका मतलब मैं इसकी v की जगह क्या रख सकता हूँ, dx/dt रख सकता हूँ। तो आपके पास में a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो d/dt, और ये हो जाएगा आपके पास में dx/dt। क्लियर। अब यहाँ से ऐसा मत करना d से d काट दिए, d से d काट दिया, x/t आ गया, ऐसा नहीं करता, ठीक है ना। हाँ, सो a इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास में d²x by dt², ये ध्यान रखना। और यहाँ पर आ जाएगा क्या, वेक्टर साइन। यानी इसका मतलब क्या है, ये d²x by dt² का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे जो है वो 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी 2 बार अवकलन हो रहा है। dv/dt का मतलब है 1 बार, ठीक है ना, और d² का मतलब है 2 बार। मतलब अगर d के ऊपर पावर 1 हो तो इसका मतलब हमें 1 बार ही अवकलन करना है, और अगर आपके पास में d के ऊपर पावर 2 हो तो हमें 2 बार करना है। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो हम क्या करते हैं, उस फलन का हम 3 बार जो अवकलन करते हैं। अवकलन कैसे करते हैं वो मैं सिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपको वेग दे रखा हो तो आप त्वरण निकाल सकते हैं, 1 बार उसका अवकलन कर दो तो आपके पास में जो क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। अगर मान लो आपको विस्थापन दे रखा और आपसे सीधा पूछा जाए कि बताओ त्वरण क्या होगा, तो आप क्या करो, उसका 2 बार अवकलन करो। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। यानी कि त्वरण तो क्या होता है आपके पास में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग बटा समय, ठीक है। ऐसा ही कई वगैरह सदिश राशि आपको पता ही है। औसत त्वरण क्या होता है कि कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय, ठीक है। और ताक्षणिक त्वरण क्या होता है कि किसी निश्चित समय पर, आरी बात समझ, अभी हम क्वेश्चन करने वाला है इससे रिलेटेड, ठीक है ना, जहां मैं वेग और त्वरण कैलकुलेट करवाऊंगा अगर आपको जो वहां पे विस्थापन दे रखा है। तो ये चीज समझ के आप, अगर आपको वेग दे रखा तो 1 बार उसका अवकलन करेंगे, और अगर आपको विस्थापन दे रखा तो हम उसका 2 बार अवकलन करेंगे। अब कुछ छोटी छोटी चीजें और समझिए कि जो आपके पास में त्वरण है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा कि जब अगर त्वरण पॉजिटिव हो या नेगेटिव और जीरो, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आपके पास में a की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर इसका मतलब आपके पास में a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कब आएगी, जब v पॉजिटिव होगा। और v पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि v की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी कि जब अगर आपके पास में वेग बढ़ रहा होगा, यानी जब आपके पास में वेग बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, धनात्मक आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। अगर आपके पास में मान लो एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, v क्या रहा होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसका मतलब v क्या होगा, बताओ। v होगा आपके पास में नियत, ये ध्यान रखना। यहाँ हम डायरेक्टली v 0 नहीं करेंगे, जैसे अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊं, इसको समझाता हूं मैं आपको कि मतलब वेग नियत कैसे, नियत मतलब कांस्टेंट, नियत मतलब कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। नियत का मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कैसा होगा, जैसे कि मान लो कि कोई कार है, जैसे कि t1 समय आपने ले लिया, जैसे कि 5 सेकंड पे उसकी जो है वो स्पीड थी आपके पास में 20 मीटर पर सेकंड, कितनी थी, या उसकी वेलोसिटी थी कितनी, या हम बोल सकते हैं वेग था कितना, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि किसी कार का 5 सेकंड पे वेग था कितना, 20 मीटर पर सेकंड। अगले फिर 5 सेकंड में उसका वेग कितना था, वो भी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो टाइम तो आपके पास में बढ़ गया है ना, 5 + 5 10 हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वेग में परिवर्तन कितना है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि t1 समय पर उसका जो है वो वेग था 20 मीटर पर सेकंड, और t2 समय पर भी उसका वेग था कितना, 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब 20 में से 20 चला जाएगा 0, और 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो पूरी वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 0 ही आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर a की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब v क्या रहा होगा, नियत रहा होगा। 0 भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लो रुकी हुई है गाड़ी, अगर कार रुकी हुई है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 ही तो होगा। और अगर किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन उस टाइम पे कितना होगा, 0 होगा। तो ये कब बदलेगा, जब इसकी v की वैल्यू जो है वो बदलेगी, ठीक है। अगर मान लो a की वैल्यू आपके पास में नेगेटिव है तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी।
हरी बात समझ में, यानी कि वेग क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ठीक है। कब, जब आपके पास में ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। हरी बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि हम कैसे विस्थापन से डायरेक्ट जो है वो त्वरण कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम जो त्वरण से कैसे जो हम विस्थापन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले जो है वो आप इन चीजों को नोट करिए, फिर जो है वो हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें बताता हूँ आपको। इस एग्जांपल से पहले हम कुछ चीजें समझते हैं कि कैसे जो है वो डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा। एक वर्ड और आएगा यहाँ पे, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन, क्लियर, और इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, ये आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन x बराबर ये दे रखा है तो t बराबर 2 सेकंड पर वस्तु का वेग और त्वरण क्या होगा, क्या आप बताइए, ठीक है। अब आपको चीजें ऐसे दिखाई देगी एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि आप 11th में हो, अब आप 9th में नहीं हो, ठीक है ना। जैसे आपको दे दिया चाल इतनी है तो बताओ आपके पास में जो है वो उसका त्वरण कितना होगा, या वेग इतना है तो सॉरी हाँ उसका वेग इतना है तो उसका त्वरण कितना होगा। तो ये चीजें अब जो आपको नहीं पूछी जाएगी ऐसे डायरेक्टली, आपको इसी तरीके से जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो कुछ चीजें समझते हैं आप अपन में। जैसे कि मान लो ये जो आपके पास में x है, ये आपके जो है वो विस्थापन को बता रहा है, ये v जो है वो आपके किसके वेग को बता रहा है, और a जो है वो आपके किसका त्वरण को बता रहा है, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ विस्थापन से हम वेग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कि dx/dt हम क्या करेंगे, उसका अवकलन कर देंगे। अगर आपको वेग से अगर त्वरण आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका एक बार अवकलन करेंगे, किसका, वेग का। आगे बात समझ, यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं कि v इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा dx/dt, और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में dv/dt। जैसे कि अभी जो है हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि a इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है, क्लियर। आगे बात समझ में। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में ये भी डाउट आ सकता है कि हम अगर a से v कैसे फाइंड करें और v से x कैसे फाइंड करें। मान लो कि अगर आपको त्वरण दे रखा हो तो हम विस्थापन कैसे निकालेंगे, या त्वरण दे रखा हो तो हम जो है ना वेग कैसे निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अगर आपको त्वरण से अगर आपको वेग चाहिए तो आप क्या करिए, इस त्वरण का समाकलन कर दीजिए। अब बताऊंगा समाकलन कैसा करते हैं। ये साइन किसका होता है, समाकलन का होता है, ठीक है। और ये आपके पास में अगर आपको वेग से अगर आपको विस्थापन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिए, इसका समाकलन कर दीजिए, ठीक है। ये होता है अवकलन, ये होता है समाकलन। मतलब ये चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अगली बात समझ में। अगर आप किसी भी अगर आपके पास में कोई भी फलन दे रखा है, अगर आप उसका अवकलन करते हैं और फिर वापस जिसका आपने उसका अवकलन किया उसका अगर आप वापस समाकलन करते हो तो वापस आपको क्या मिलती है, वही चीज आपको वापस मिल जाती है। चीजें समझ पा रहे हैं आप। यानी कि अगर आपको कोई फलन दे रखा है, आपने उसका अवकलन किया, कोई चीज मिली आपको, उसी चीज का आपने समाकलन किया था, वापस आपको क्या हो जाएगी, वो चीज मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, क्लियर। तो अगर आपको विस्थापन से अगर आपको वेग निकालना है तो आप विस्थापन का क्या करिए, अवकलन करिए। अगर आपको त्वरण निकालना है तो आप क्या करिए, वेग का अवकलन करिए। इस तरीके से अगर आपको त्वरण से वापस वेग निकालना है तो समाकलन, और वेग से विस्थापन निकालना है तो आपको समाकलन करना है, क्लियर है। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम कि d by dx x की घात n का अवकलन हम कैसे करते हैं। ध्यान से रखना, सीधा फॉर्मूला है कि आप क्या करो, इस घात को आगे लेके आओ और घात में क्या करो, आप एक की कमी कर दो। ये फॉर्मूला होता है अवकलन का, ठीक है। मैथ्स वाले पढ़ेंगे, इसको चिंता नहीं करने का, ठीक है ना। लेकिन बायोलॉजी वालों आपसे आपके लिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सो d by dx, और अगर अचर लिखा हुआ है, अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना, कांस्टेंट, उसका क्या होता है, अवकलन हमेशा 0 होता है। नाउ थर्ड, अब हम बात करते हैं d by dx x का, मतलब x का मतलब क्या, इसके ऊपर घात कितनी है, 1 है। तो ये ध्यान रखना, इसका अवकलन हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं x का, x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है, 1। इस तरीके से t का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y का y के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, x की जगह y भी आ सकता है, कभी t भी आ सकता है ना, कभी कुछ भी आ सकता है। तो जब अगर ये सेम चीजें होती है तो इसका मतलब उनका अवकलन कितना होता है, 1 होता है। अगर उस पर घात कितनी हो, 1 हो, ये ध्यान रखना। अब ये 1 कैसा है, तो यही लगा लो आप फॉर्मूला, इसको कंपेयर कर लो, इसे घात को क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे तो 1 को आगे लेके आओ, फिर 1 में से 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 0। तो किसी की भी घात 0 होती है उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। ये आप जानते हो, किसी की भी घात 0 उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। नाउ एक चीज और समझिए यहाँ पे, d by dx, अगर मान लो कोई
कोई कांस्टेंट आपके जो x की पावर n के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी फलन हो उसके साथ में अगर कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे और बाकी वाली चीज का हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, k को बाहर ले लेंगे और अवकलन हम किसका करेंगे, यहाँ पे x की पावर n का करेंगे। ध्यान रखना, कांस्टेंट अगर आपके पास में मल्टीप्लाई में आ रहा है तो उसका जीरो आंसर नहीं होता है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके पास में कांस्टेंट अचर, ठीक है ना, अचर है तो इसका मतलब इसका जीरो होगा, सिर्फ अचर है तो जीरो होगा। अगर अचर आपके पास में जो है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ k आ जाएगा और इसका तो हमने लिखा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप चीजें समझ पाए। अरे जिनको हम इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे सब सीख जाओगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, कि x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है आपके पास में कि घात में एक ऐड कर दो डिवाइडेड बाई घात प्लस 1 और फिर प्लस c। ये c आपके पास में जो है ना वो क्या है, वो आपके पास में है वो कांस्टेंट यानी अचर। ठीक है ना, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना, जब भी समाकलन होता है ना, तो जब भी समाकलन होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट को जब हम ऐड कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके, एक और फॉर्मूला मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ ओनली फॉर dx लिखा है तो उसका कितना होता है, 1 होता है। ये ध्यान रखना, अरे बात समझ में, ये फॉर्मूले आप दिमाग में रखना, ये फॉर्मूले हमें जो है वो इन क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। ठीक है, हालांकि इंटीग्रेशन का एक आध मैं एग्जांपल करवा दूंगा या होमवर्क में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिखा दूंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप दिमाग में रखना, इन्हीं से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? ओके, अब आइए आप इस एग्जांपल में कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन x बराबर t³ - 6t² + 3t + 4 दे रखा हो तो t = 2 सेकंड पर उस वस्तु का वेग और त्वरण क्या होगा, आप बताइए। तो आपको क्या दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, क्या कैलकुलेट करना है, वेग कैलकुलेट करना है, त्वरण कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि विस्थापन से हम पहले वेग निकाल लें और फिर वेग से हम क्या करेंगे, त्वरण निकालेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे। तो x = आपको दे रखा है t³ - 6t² + 3t + 4। अब हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो वेग बराबर क्या होता है, dx/dt, ये होता है। सो d/dt, इस x की वैल्यू रख लीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास में, t³ - 6t² + 3t + 4 रख लिया। अब इसको जो अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, v = ये हो जाएगा आपके पास में d/dt t की पावर 3 - 6, देखो मल्टीप्लाई में आ रहा है तो बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, d/dt और फिर आपके पास में ये t², फिर देखो ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और d/dt और फिर आपके पास में ये t बचेगा, और यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हम इसको अंदर ही रखेंगे। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना कि यहाँ t लिखा और यहाँ x लिखा है, क्योंकि ये तो मेरे फॉर्मूले लिखे हैं, मैंने आपको बोला भी था कि कुछ भी हो सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, सिर्फ कंपेयर करना है, तुलना करनी है। ठीक है, सो v = अब देखो t³, तो यहाँ देखो इससे कंपेयर करो, x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या करते हैं, घात को आगे लेके आते हैं और घात में 1 की कमी कर देते हैं। तो भाई करो, घात को आगे लेके आ जाओ और घात में 1 की कमी कर दो, यानी कितना हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। इस तरीके से बस हम जो है वो अवकलन करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है ना, यहाँ देखो 2 को आगे लेके आओगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर 2 में 1 चला जाएगा तो पीछे कितना, 1 बचेगा, तो घात 1 हम लिखते ही नहीं है, +3। अब देखो t का t के सापेक्ष, जैसे कि देखो x का x के सापेक्ष कितना होता है, 1 होता है, तो t का t के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 × 1। अब देखो ये कितना आपके पास में, 4, और 4 के आपके पास में अचर है, तो अचर का क्या होता है आपके पास में, 0 होता है। समझ गए आप? आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। ओके, अब आपको किस में पूछा, t = 2 सेकंड में पूछा है, तो t = 2 सेकंड पर, t = 2 सेकंड पर, तो हम क्या करें, जहाँ t हम कितना रखेंगे, वहाँ 2 रख लेंगे। तो v = 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 12 × 2 प्लस, यहाँ आपके पास में कितना बचेगा, 1 सेकेंड, मैं 2 बार लिखते हैं यहाँ पे, वापस से देखते हैं इसको। ये तो 12t हम समझ में आ गया, ये 3 × t का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और फिर +0, मैंने प्लस करके वापस ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 4 ही तो पद है, 1 2 3 और 4। क्लियर? यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा आपको। तो 3 को बाहर ले लिया और t का t के सापेक्ष कितना, 1 हो गया, और 4 का कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आपको क्या पूछा, t = 2 सेकंड में पूछा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है t = 2 सेकंड पर जो है वो उसका वेग बताइए। तो t की जगह हमने कितना, 2 रख लिया, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, यहाँ से ये 3 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व कर लो। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 को जो है वो हम
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 12। अरे चीजें समझ पा रहे हैं ना। 2 को हम जो है वो मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 में से जो है वो आपके पास में 3 चला मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और ये आपके पास में कितना यहाँ से 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सो ये आपके पास में 12 और ये 24 और फिर प्लस 3, तो 12 प्लस 3 ये तो कितना हो गया आपके पास में 15। अरे समझ रहे हैं आप, अरे बिल्कुल क्लियर है। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास में 15, और 15 माइनस कितना 24, तो 24 में से आप जो 15 निकालो पीछे कितना बचा 9, तो इसका मतलब आपके पास में आ जाएगा कितना माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया इसकी आपके पास में क्या वेव हो गया। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा क्या पूछा आपको, त्वरण पूछा है। तो त्वरण आपको पता है A इज इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt, यही होता है। A इज इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt होता है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि आपके पास में d बाई dt और v की वैल्यू रख लेंगे। तो v की वैल्यू ये रही आपके पास में, ये भी हमने जो है वो कैलकुलेट किया था। तो रखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास में 3t स्क्वायर या माइनस आपके पास में 12t, ये आपके पास में कितना 3। क्लियर, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका करेंगे हम अवकलन, तो क्या करेंगे इसको अलग अलग कर दो, तो 3 को बाहर लेके आ जाओ, अवकलन करिए आप किसका t स्क्वायर का, फिर माइनस फिर 12, अवकलन करिए आप किसका ये आपके पास में t का, और फिर प्लस d बाई dt, और ये आपके पास में कितना 3 के आपके पास में कांस्टेंट है यहाँ पे। तब वही x की पावर n वाला यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, t की पावर 2 है, तो क्या करेंगे हम इसको आगे लेके आएंगे, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास में 60 हो जाएगा ना आपके पास में, देखो ये आगे आ जाएगा तो 60 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ से आपके पास में ये 12 इंटू टी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। क्लियर, अब आपको कहाँ पूछा है t इक्वल टू 2 सेकेंड में पूछा है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, सो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपके पास में कितना हो जाएगा, वैल्यू रख लो आप यहाँ पे। सो a इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब आपके पास में त्वरण कितना निकल के आ गया 0 निकल के आ गया। तो इसी तरीके से जो हम सॉल्व करेंगे, पहले आप इसका अवकलन करिए, तो अवकलन करने के लिए मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे, ठीक है। और फिर आप जो बोला आपको, जहाँ पे चाहे आपको 1 सेकंड पे बोला चाहे 3 सेकंड में बोला, तो आप जो यहाँ पे वैल्यू रखो और आंसर आ जाएगा आपके पास में। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, 2 एग्जाम्पल और करते हैं, फिर हमारी आज की क्लास खत्म करेंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो 2 एग्जाम्पल लेते हैं औसत चाल के, इससे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। तो देखिए क्या कहता है ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि यदि एक व्यक्ति बिंदु A से B तक V1 चाल से जा रहा है, तब पुनः वापस B से A तक V2 से आता है, मतलब V2 चाल से आता है, तो आप जो है वो व्यक्ति की औसत चाल बताइए क्या होगी, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख लेता हूँ ऐसे V2 चाल लिख लेता हूँ, ठीक है ना। A से मतलब पूरा B से A तक V2 चाल से, ठीक है। पुनः वापस जो है B से A तक कितना V2 चाल से आता है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो जैसे कि आपके पास में A पॉइंट, और ये आपके पास में यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपके पास में कौन सा B पॉइंट। तो देखो ये आपके जो है वो यहाँ से A से B तक गया किस V1 चाल से, क्लियर, और वापस जो है वो B से A आ रहा है किससे V2 चाल से। तो आपको पता है देखो चाल अलग अलग है तो समय भी अलग अलग लगा होगा, तो इसका मतलब यहाँ समय आपके पास में T1 लगा होगा, तो यहाँ समय कितना T2 लगा होगा। समझ में आ रहे हैं आप? आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। A से B तक जाने में V1 चाल और B से A तक आने में V2 चाल से आ रहा है, तो इसका मतलब यह चाल अलग अलग है, तो इसका मतलब समय भी अलग अलग लगा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि औसत चाल, तो यानी कि V एवरेज। तो V एवरेज क्या होता है आपके पास में, कुल दूरी बटे कुल समय, ये तो होता है औसत चाल। औसत चाल ये होती है। अच्छा मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक ये जो दूरी है A से B तक की, वो दूरी क्या है आपके पास में D दूरी है, क्लियर। अच्छा तो A से B तक गया होगा तो उसने D दूरी तय की होगी, और B से A तक आया होगा तब भी उसने जो A दूरी जो है उसने कितनी D दूरी जो है वो तय की होगी, क्लियर। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि V एवरेज आपके पास में क्या हो जाएगा D प्लस D बटा कुल समय। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपके पास में T1 समय, तो वापस आने में कितना T2 समय,
क्लियर? अब देखो हमें t1 और t2 तो पता नहीं है ना, लेकिन हमें ये तो पता है कि v1 इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से आपके पास में t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। इसको ट्रांसफर कर दिया। नाउ v2 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा सॉरी d बाई t2। तो आपके पास में यहाँ से t2 इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, d बाई v2। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब t1 और t2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख लें। तो देखो v एवरेज, सो v एवरेज इज इक्वल टू d प्लस d आपके पास में कितना हो जाएगा, 2d डिवाइडेड बाय t1। तो t1 आपके पास में कितना है, d अपॉन v1 प्लस t2 कितना आपके पास में d बाई v2। क्लियर है? तो देखो यहाँ से d हम कॉमन ले लेंगे। तो जब आप यहाँ से d को कॉमन लोगे तो ये d से d आपके पास में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में बचेगा क्या यहाँ पे, तो ये आपके पास में 2 अपॉन, यहाँ से आपके पास में कितना बचा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। क्लियर है? ओके, अब आइए आगे आप यहाँ पे। सो v एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। सो 2 अपॉन, यहाँ एलसीएम कितना आएगा इसका, v1 और v2 एलसीएम आएगा। तो देखो जब ये इसका एलसीएम लोगे v1 v2, तो v1 से v1 कट जाएगा, तो यहाँ v2 बचेगा, और यहाँ से v2 से v2 कट जाएगा, तो यहाँ आपके पास में v1 बचेगा। अब ये जितना चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब आपके पास में v एवरेज आपके पास में निकल के आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आई होप आप चीजें समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो एवरेज निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पाइए, यदि एक वस्तु अपनी यात्रा की आधी दूरी, यदि एक वस्तु अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तय करती है तथा बची आधी दूरी v2 चाल से तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करें। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन आंसर दोनों का देखना लास्ट में सेम आ रहा होगा। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे है, ये आपके पास में मान लो एक बिंदु ए और ये बी बिंदु, मान लो कोई भी एक वस्तु जो है ए से बी तक जा रही है, ये इसकी यात्रा है। ठीक है, तो क्या बोला कि वस्तु अपनी आधी दूरी यानी आधी यात्रा, ये मान ले कि ये d है, तो ये भी कितनी होगी आपके पास में d। अरे समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि आपके पास में ये पूरी जर्नी, पूरी यात्रा है, तो उसने क्या बोला कि आधी दूरी को तो जो है वो v1 चाल से करती है। तो इसका मतलब यहाँ इसकी चाल कितनी है, इसकी v1, और यहाँ चाल किसकी कितनी है, v2। तो इसका मतलब यहाँ टाइम t1 लगा होगा, तो यहाँ टाइम t2 लगा होगा। सिंपल सी बात है। अरे बात समझ में। अब भाई हमारे पास में की जो एवरेज होता है, जो एवरेज होता है वो होता है आपके पास में कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखो अब कुल दूरी कितनी है, तो v एवरेज आपके पास में कितना है, ये कितनी है d, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास में d है, तो वापस ये भी कितनी होगी आपके पास में d तो होगी, क्योंकि आधी दूरी की बात कर रहा है। तो आधी दूरी v1 से और रिमेनिंग आधी दूरी v2 से। तो कुल दूरी कितनी होगी आपके पास में d प्लस d बटे कुल समय आपके पास में होगी कितना, t1 प्लस t2। तो वही बात करेंगे हम यहाँ पे, हमें v1 पता है क्या होता है d बाई t1, तो इसका मतलब आपके पास में t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई v1, और v2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में d बाई v2, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा t2 इज इक्वल टू d बाई v2। देखो d क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो दोनों में d ही है, तो इसलिए हम d ही लेंगे दूरी। दोनों वैल्यू जो आप यहाँ पे रख लो। सो v एवरेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 2d डिवाइडेड बाई, ये आपके पास में आ जाएगा कितना, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। देखो सेम वही के वही जो है वो आपके पास में यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब d को जो आप क्या करो, कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लो, तो ये d से d आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास में बचेगा क्या कि v एवरेज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सेम चीज वापस हो गई आपके पास में यहाँ पे कि v एवरेज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आप इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, v1 v2, तो ये v1 से यहाँ पे ये v1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास में v2, और फिर यहाँ से v2 से ये v2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास में कितना, v1। क्लियर? सो v एवरेज इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इस तरीके से जो है वो हम अपनी औसत चाल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और बहुत मजा आया होगा आपको आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हमने एक तो त्वरण के बारे में पढ़ा, और हमने औसत चाल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए, और इससे पहले हमने जो है त्वरण और वेग से रिलेटेड क्वेश्चन किया। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम यही वेग, चाल और त्वरण के क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, फिर हम उसके नेक्स्ट क्लास से हम जो है अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो आई होप आपको आज बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।